वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 को। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 8 के जैसा ही है। जो भी हमने चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति में पढ़ा था, उसी से संबंधित सवाल ही हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे, जो होंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आइए देखिएगा कि जो ये चैप्टर है हमारा, उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग का मतलब होता है प्रयोग। तो जो इसका प्रयोग है वो कहाँ होने वाला है, तो इसका प्रयोग दो जगह पे होता है। सबसे पहला होता है दूरी के लिए, एक तो हम दूरी नाप सकते हैं इससे, और दूसरा होता है लंबाई के लिए या फिर ऊंचाई के लिए। जो दूरी है, दूरी को ही लंबाई कहा जा सकता है। तो जब भी हम इसका प्रयोग वास्तविक जीवन में करते हैं, तो कोई भी, जैसे कि मकान की दीवार है, उस पर कोई खिड़की लगी हुई है, तो उस खिड़की पर अगर यदि आपको कोई काम करना है, तो उस दीवार से कितनी दूरी पर आप सीढ़ी रखें, और उस खिड़की तक पहुंचने के लिए आपको कितनी सीढ़ी की लंबाई की आवश्यकता होगी, वो सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ से मिल सकते हैं। या फिर हम बात करें कि मान लीजिए कोई एक टावर है और टावर पर कोई झंडा लगा हुआ है, तो उस झंडे को देखने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा आपके द्वारा, वो भी इससे हम जान सकते हैं। तो इसी प्रकार के अन्य और भी सवाल होंगे जो हमें इसमें मिलने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। तो एक चीज हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर इन्हें जानने के लिए हमें मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला होता है दृष्टि रेखा, इसको कहा जाता है दृष्टि रेखा, इसे दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब होता है कि जिस लाइन में, जिस रेखा के समांतर आप देख रहे हो, जिस रेखा में आप देख रहे हो, वो दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये जमीन है और इस पर कोई व्यक्ति इस तरह यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो जब वो यहाँ खड़ा हुआ है तो उसकी आंखें जो हैं वो कहाँ होंगी, उसकी लंबाई के बराबर में होंगी। यदि उसकी लंबाई 1 मीटर है तो क्या होगा, 1 मीटर की ऊंचाई पर उसकी आंखें जो सामने देख रही होंगी वो कैसी होगा, वो सब कुछ इस धरातल, इस जमीन के समांतर चलेगा। तो इस कारण से जिस दिशा में हम और जैसे देख रहे होते हैं, इस लाइन को, इस रेखा को ही दृष्टि रेखा कहा जाता है, जिसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम किधर देख रहे हैं, वो जो हम देख रहे होंगे उसकी दिशा कौन सी होगी, वो रेखा जो है सीधी किधर जा रही होगी, उससे हमें सब कुछ पता चलता है। इसी का प्रयोग करके हम कोण के बारे में भी पता लगाते हैं। तो अब इसमें हम आगे जानेंगे कि जो कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं, इससे बनने वाले कोण कौन कौन से होंगे और कहां पर वो कोण बनते हैं। उसके बाद उनके सवालों को भी हल करके देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, अब हमारे सामने 2 प्रकार के कोण हैं, एक कहलाता है उन्नयन कोण और दूसरा कोण कहलाता है अवनमन कोण। तो इन कोणों को समझने के लिए फिर से हम एक बार उसी पॉइंट पर आते हैं जो हम अभी समझ रहे थे कि एक सीधी रेखा है। जैसे हम पहले जमीन समझ सकते हैं कि जमीन पर आप कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से अब जब वो सामने देख रहा है, तो जिस दिशा में वो देख रहा है, जो आंखों के द्वारा बनने वाली सीधी रेखा है, जिस दिशा में वो आंखों से देख रहा है, तो एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा के अनुसार वो देखता है, इसे कहा जाता है दृष्टि रेखा। इसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। और जो दृष्टि रेखा है, इसके अलावा जिस पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में संबंध के अनुसार ही पता लगेगा कि उन्नयन कोण कौन सा होता है और अवनमन कोण कौन सा होता है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि जो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ था, इस चित्र को अब यहाँ बनाते हैं। ये कौन सी है, ये एक क्षैतिज रेखा है, इसको यहाँ से नाम दे दिया हमने, ये इसकी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा के बाद में एक व्यक्ति अब यहाँ खड़ा हुआ है, इस प्रकार से खड़ा हुआ है। यहाँ एक टावर है या फिर एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पर यहाँ एक झंडा लगा हुआ है, यहाँ एक झंडा लगा हुआ है। तो अब इस पर ये जब व्यक्ति देखेगा, तो जब ये इस पर देखेगा, तो इसके देखने के लिए इसको क्या करना होगा, कुछ इस दिशा में देखना होगा इसे। लेकिन जब ये इधर देखेगा, अगर ये व्यक्ति को हम सामने से देखें, तो ये सामने किस दिशा में देखता, अगर ये ऊपर नहीं देख रहा होता तो बिल्कुल इस तरह से होती इसकी आंखें, जो सामने देख रही होती। तो जिस दिशा में ये आंखें इधर देख रही होती, इसे तो कहा जाता, इस
रेखा को तो कहा जाता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और जिस जमीन पर वो खड़ा हुआ है उसे तब कहा जाता है क्षैतिज, जो हमने यहां पर इसका नाम इससे अंकित भी किया है कि ये क्षैतिज रेखा कहलाती। लेकिन जब हम ये देखें कि वो सामने ना देखकर कहां देख रहा है, ऊपर, जब वो जिस दिशा में देख रहा होगा अब उसे दृष्टि रेखा कहा जाएगा। तो वो किधर देख रहा था, झंडे को देख रहा है, तो झंडे को देखने पर अब कहा जाएगा कि उसकी दृष्टि रेखा कहां है, ऊपर। और जिसके समांतर उसे चलना था, क्षैतिज रेखा के समांतर, उसकी ऊंचाई के बराबर से, क्योंकि कोण कहां से बनना शुरू होगा, कोण बनना शुरू होता है क्षैतिज रेखा से। तो यहां पर जो क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा पहली बार तो होती है जमीन पर, और दूसरी बार वहां से लगाई जाती है जहां पर वो व्यक्ति देख सकता था सामने, बिल्कुल, तो इसके समांतर होती है। इसीलिए जब इसकी, अगर इसकी हाइट जो है 1 मीटर है, तो इस बिल्डिंग की हाइट में से भी हम क्या मानेंगे, यहां तक ये 1 मीटर होगी इस बिंदु पर। तो देखिए अब इसमें यहां पर जो हमने देखा कि 1 मीटर की दूरी यहां हो गई, ऊंचाई है तो 1 मीटर की यहां पर होगी। और इतना हम जानते हैं, जब दो रेखाओं के मध्य दूरी समान चल रही हो, इनके बीच की दूरी समान हो, तो वो दोनों ही रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर कहलाती हैं। तो ये जो जमीन थी, या फिर इसको हम कह सकते हैं जो ये जमीन है, तो ये जो तल होगा, या फिर इसको तल कहें हम, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये जो सामने एक नई लाइन बनने वाली थी, इसको कहा जाता है क्षैतिज स्तर। इसको हम कह सकते हैं क्षैतिज स्तर। तो ये क्षैतिज स्तर के बराबर होगी। तो अब यहां पर क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, ध्यान रहे, क्षैतिज स्तर से लेकर दृष्टि रेखा की तरफ, क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ बनने वाला जो कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। तो इसका नाम अब यहां डाल सकते हैं हम, इसको क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। इसे उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। ये दोनों, ये जो कोण है किसके मध्य बनेगा, ये बनेगा क्षैतिज रेखा या फिर क्षैतिज स्तर तथा दृष्टि रेखा। तो इनकी वजह से बनने वाला जो कोण है वो उन्नयन कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से उन्नयन कोण बनता है। और उन्नयन कोण के सवाल कैसे हो सकते हैं, तो आइए एक सवाल करके इसका हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अवनमन कोण क्या होता है और कैसे वो अवनमन कोण काम करता है। तो देखिए अब हमारे पास एक सवाल है, इसको हम पूरा करते हैं। और यहाँ पर हमने ये चित्र यहाँ पर रहने दिया है, क्योंकि इससे भी आप देख पाओगे हमने अभी क्या समझा था। तो इससे भी सवाल को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जब भी कभी उन्नयन कोण या अवनमन कोण के लिए सवाल हल किए जाते हैं, तो यहाँ सबसे अधिक 2 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि त्रिकोणमिति का सवाल है, तो त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनमें से जो 6 अनुपात ये हैं, इनमें से मुख्य रूप से 2 अनुपातों को सबसे अधिक उपयोग होता है। पहला होता है टेन थीटा और दूसरा होता है कॉट थीटा। तो सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। और जो टेन थीटा क्या होता है, तो देखिएगा टेन थीटा जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है जिसे हम लिखते हैं लंब बटे आधार के रूप में, या फिर इंग्लिश में इसको जानना चाहें तो लंब को कहा जाता है परपेंडिकुलर और आधार को कहा जाता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में इसे लिखा जाता है। यदि कॉट की बात करें तो कॉट के लिए ये लिखा जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, जिसमें हम लिखते हैं आधार जिसको बेस कहा जाता है बटे लंब, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका प्रयोग करके यहाँ पर त्रिकोणमिति के मान जो टेबल में हमने पढ़े थे उनका प्रयोग किया जाता है और सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जैसा सवाल है वैसा हम आगे बढ़ाते हैं और चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिससे 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, अब सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। मीनार कैसी है, कुछ इस प्रकार की होगी। और मीनार से 15 मीटर की दूरी पर मान लो एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम हम ए दे सकते हैं। और या फिर एक काम करें, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये बिंदु जो है इसको ए, यहाँ से बी, जो हमारी मीनार है उसका नाम ए बी हो जाएगा। उसके बाद इससे 15 मीटर की दूरी पर सी बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, यहाँ बी से सी की दूरी है 15 मीटर। अब उसके बाद आगे सवाल क्या कहता है, 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहां से मीनार के शिखर पर देखा जा रहा है इस तरीके से। तो उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ बना हुआ जो कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कितने डिग्री का है ये, 60 डिग्री का है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब हमें क्या करना होगा, मीनार की ऊंचाई का पता लगाना है। तो ध्यान रहे कि जब हमने त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 8, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो होगी। तो देखिएगा, अब यहाँ पर जो जिस भुजा पर कोण बना हुआ है वो आधार कहलाती है, और भुजा के सामने, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाती है। हमें क्या चाहिए, लंब बटे आधार चाहिए। तो कोण हमें दिया हुआ, तो हमें क्या चाहिए, एक भुजा दे रखी है, कौन सी, आधार दी हुई है। हमें क्या चाहिए उसके लिए, अब हमें आवश्यकता होगी लंब निकालने की, और यही हमें सवाल में पूछा भी गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि अगर दोनों भुजाओं में संबंध देखा जाए तो इसमें लिखेंगे ए बी और बटे में बी सी, जो बराबर होता है क्या कहलाता है, ये टेन थीटा कहलाता है, टेन थीटा। और क्योंकि जो थीटा है उसकी वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको रख देंगे यहाँ पर। इनमें से जो भी मान आपके पास मौजूद है आप उसे रख सकते हो। तो BC का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो AB को तो AB ही रहने देंगे, AB बटे BC का मान जो है वो 15 दे रखा है, तो 15 बराबर से 10 यहाँ लिखेंगे हम 10 60 डिग्री। अब उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो 10 60 होता है, 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो हम लिखेंगे AB बटे यहाँ पर लिखेंगे 15, जो बराबर हो जाएगा √3 के। अब उसके बाद इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें AB का मान निकालना है, नीचे 15 लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है √3, इन दोनों का वज्र गुणा कर देंगे तो AB बराबर से आ जाएगा AB बराबर 15√3, और ये मीटर में होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन्नयन कोण का प्रयोग किया गया है, और वहां से हमें पता चला कि 10 क्यों लगाना था, क्योंकि दोनों जो भुजाएं हैं किसको आप पहले ऊपर लिख रहे हो। अगर आप इसे आधार को ऊपर लिखते और उसके बाद में लंब को नीचे तो फिर ये कॉट कहलाता, और कॉट के लिए फिर हम इसको प्रयोग करते, फिर कॉट के आधार पर इसे हल कर रहे होते, तब भी हम इसको हल कर सकते थे। तो यहाँ पर आप चाहे 10 का प्रयोग करें या कॉट का, सवाल जो है आपका वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को हल किया जा सकता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, वो होगा अवनमन कोण। तो एक सवाल ऐसा भी देखेंगे कि जो अवनमन कोण को हल कर सकता हो। तो देखिए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट पर, वो है अवनमन कोण। अब हम जान लेते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो अब उसके बाद में यहाँ जो एंगल है ये कैसे बनता है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधार बनाएंगे, हम कह सकते हैं कि ये जमीन है और इस पर कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है, कोई एक मीनार, मकान, कुछ भी मान सकते हैं हम उसको। उस पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो यहाँ से देख रहा है, अब इसकी हाइट कहाँ पर है, ये सब कुछ अगर आपको देखनी है तो क्या हो सकता है, हम मान सकते हैं कि जो उसकी हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है वो उस बिल्डिंग के अंदर ही उसमें समाहित है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो उसकी ऊंचाई है वो किसके बराबर है, वहां पर बनी हुई रेलिंग के बराबर भी हो सकती है, इस कारण से वो दिखाई हमें नहीं दे रही है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो यहाँ ये होगा कि अगर जमीन पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु है पहले से ही, और इस वस्तु के लिए हमें इसको क्या करना है, समझना होगा। तो इस पर यहां से अब यदि यह व्यक्ति सामने देखता है, सामने देखने पर जो स्तर तैयार होगा, ये तो हमारा क्या था, क्षैतिज था, ये तो इसको हम क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज कौन सा, ये होता है क्षैतिज, जो जमीन का तल हो सकता है, जिसे हम तल भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में इसी तल के समांतर जब ये व्यक्ति देखता है तो यहां पर बनने वाला जो स्तर है वो कौन सा कहलाएगा, ये भी क्षैतिज स्तर ही कहलाता है, क्षैतिज स्तर। और जैसे कि पिछले पॉइंट पे हमने समझा था उन्नयन कोण के लिए, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अगर वो ऊपर की तरफ बन रहा है तो वो उन्नयन कोण कहलाता है। और इसी की तरह अगर यहाँ पर यह व्यक्ति नीचे की तरफ देखता है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो अवनमन कोण कहलाएगा। तो देखिए कैसे काम करता है। तो अब ये यहाँ से इस वस्तु को अगर देखना चाहे तो इसे कैसे देखेगा वस्तु को, ये कुछ इस प्रकार से देखेगा। तो ये दृष्टि रेखा किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर इसे देखने के लिए अब इन दोनों के मध्य, अब ये कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ। पहले जो कोण था वो ऊपर की तरफ बना था, अब ये कोण नीचे की तरफ बना है। तो जब ये नीचे की तरफ कोण बना है तो अब इसे अवनमन कोण कहा जाएगा। तो अब इसको अवनमन कोण कहेंगे हम। और जो अवनमन कोण है इस प्रकार से काम करता है कि ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, ध्यान रहेगा, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज स्तर,
दोनों के मध्य काम करता है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के मध्य बना कोण, अगर ये पहले भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के मध्य ही बना था, लेकिन पहले बना था ऊपर की तरफ और अब बन रहा है नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ बनता है तब इसे अवनमन कोण कहा जाता है और इसका मान भी थीटा में ही लिखते हैं। और इसका जब कोई सवाल हो हमारे सामने तब भी हमें टेन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग ही अधिकांश रूप से करना होता है। तो इसी से हमारे जो सवाल हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। अगर हमें कई बार ऐसी आवश्यकता पड़े, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बनने वाला जो ये कोण है, तो कोण तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझें कि जो दोनों ही रेखाएं ये कैसी होंगी, दोनों रेखा समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखा समांतर हैं तो इनकी एक तिरछी रेखा आकर काट रही है, तो यहाँ पर बना हुआ कोण ध्यान से देखो ये जेड की आकृति में बन रहा है। इस कारण से ये कोण दोनों कैसे हो जाएंगे, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं अगर इस कोण का मान थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही कहलाएगा। और दूसरा कोण कितने का आएगा, एक देखो ये त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये कोण तो पहले से 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, थीटा यहाँ दिया हुआ था, ये कितना कहलाएगा 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा कम कर सकते हैं, इसके लिए बनेगा 90 माइनस से थीटा। इसका प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं, जो प्रश्नावली 8 में हमने इसके लिए सूत्र भी पढ़ा था 90 माइनस थीटा जो क्या होते हैं। अब उसी में यहाँ पर एक ऊपर से तरफ देखो, इसमें से थीटा कम किया था, अगर इसमें ये वाला जो ऊपर का कोण थीटा है इसको जोड़ देते पूरा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस कारण से हम यहाँ पर कह भी सकते हैं कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं और इस कोण के साथ इसका मान भी निकाला जा सकता है। या तो हमें ये वाला कोण दे दे तो हम अवनमन कोण का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार से नीचे बना हुआ उन्नयन कोण ऊपर बने हुए अवनमन कोण के बराबर ही होता है। तो इसके बाद अब हम सवाल शुरू करते हैं कि जो सवाल है वो कैसा हो सकता है और उसे कैसे हल करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब हम अवनमन कोण के लिए एक सवाल देखने जा रहे हैं। तो ये जो सवाल है इसे पढ़ लेते हैं एक बार। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। इसकी आकृति हमने बना दी है, ये कुछ इस तरह से होगी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो ये पुल है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा सीधा, और इस पर बनने वाला जो त्रिभुज है अंदर वो कुछ इस प्रकार का बनेगा जो इसके किनारों से जाकर मिलता है। तो यहाँ इसमें जो ये कोण है, यहाँ पर जो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है ये किसके बराबर होगा इसका, क्योंकि हमने इसमें जाना है ये कोण इसके बराबर होता है, इस कारण से ये कोण भी कैसा हो जाएगा 30 डिग्री। इसकी ऊंचाई जो थी उसके लिए हमने एक बिंदु मान लिया है, नीचे आधार पर माना था डी और ऊपर इसको पी बिंदु से मिला दिया, इसलिए पी डी की जो ऊंचाई है वो 3 होगी। और ये इसमें 45 डिग्री था तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहला त्रिभुज है कि त्रिभुज ए पी डी में, ए पी डी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें ए डी, हमें पूरी लंबाई चाहिए थी ए बी की। तो हम यहाँ से कहें कि ए बी जो बराबर है दो भागों में है, जैसे ए डी प्लस डी बी कहा जा सकता है। तो हमें पहले ए डी की लंबाई चाहिए, ए डी किस त्रिभुज में आएगा ए पी डी में, तो जिसमें हम क्या लिख सकते हैं पी डी बटे ए डी। तो हम इसमें लिखेंगे पी डी बटे ए डी, जो बराबर क्या होगा, ये बराबर होता है किसके, इस त्रिभुज के आधार पर कोण के सामने तो क्या दिया हुआ है पहले लंब और नीचे आधार है, तो लंब बटे आधार बराबर होता है tan के। तो अब यहाँ tan है तो देखिए कोण कितना था 30 डिग्री, तो इसमें आएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लिखेंगे। जो मान हमारे पास मौजूद है हम उसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा है 3 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें लिखेंगे 3 बटे, अब tan 30 का जो मान है वो कितना होता है tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इसमें हम पहले AD यहाँ लिख लेते हैं, AD बराबर से 1/√3। अब हमें AD का मान चाहिए तो वज्र गुणा करेंगे, AD यहाँ 1 के पास चला जाएगा और 3 के पास √3 आ जाएगा। तो AD बराबर से हम लिख सकते हैं AD बराबर से 3√3। इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब हम इस समीकरण के बाद में अब आगे क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे और दूसरा जो त्रिभुज है उसे ध्यान से देखिए, त्रिभुज कौन सा है दूसरा वाला, जिसमें लिखेंगे त्रिभुज, अब जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा BPD में। BPD में अब हमें क्या चाहिए PD बटे DB लिख सकते हैं, PD बटे DB जो बराबर कितना होगा tan 45 डिग्री के। और ध्यान रहे tan 45 का मान 1 होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं PD का मान जो है वो 3 है, 3 बटे DB बराबर से कितना होगा 1 के। या तो हम इसको भिन्न में लिखें तो 1/1 लिख सकते हैं, तो इसको 1/1 लिखेंगे। अब इससे क्या होगा वज्र गुणा करने पर DB हमें मिल सकता है कितना, DB बराबर से 3 गुणा 1 करने पर आएगा 3। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और ध्यान से देखिए हमने इसमें AB के मान चाहिए था, AD प्लस DB हो जाएगा, जिसमें हम क्या लिख पाएंगे AB बराबर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इसको AD प्लस DB जो कितने के बराबर है, बराबर AD का मान कितना निकल के आया
3√3, 3√3 प्लस और इसका मान है 3 के बराबर। इसमें अब हम कॉमन ले सकते हैं, 3√3 प्लस 3 दे रखा है, दोनों में से ए बी की वैल्यू बनानी है तो हम बराबर लिखेंगे। पहले 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेने से यहाँ से रूट बचेगा 3, पहले तो √3 और उसके बाद प्लस, फिर यहाँ से 1 बचेगा +1, और ये जो मान है ये मीटर में रहेगा, तो इसको हम इस प्रकार से मीटर में लिख सकते हैं। तो ए बी की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी, इसकी ए बी की जो लंबाई है वो आती है 3 ब्रैकेट स्टार्ट √3 + 1 मीटर। तो इस प्रकार से हम अवनमन कोण के जो सवाल हैं वो भी हमें दिए जाते हैं, जिनमें हमें क्या करना होता है, दोनों कोणों को बराबर मान के इसे उन्नयन कोण के आधार पर ही हमें करना होता है। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पर दिए हुए हैं। प्रश्नावली में अन्य और सवाल भी हैं जहां उनको भी आप पूरा करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी कि प्रश्नावली 8 के जो सूत्र हैं और जो प्रश्नावली 8 में समझाया गया है वो आपको अच्छे से आता हो। तो हमने सब प्रश्नावली को पूरा कर लिया है, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें क्योंकि ये परीक्षा में बहुत अच्छे सवाल आते हैं, इसमें से प्रश्नावली 8 में से भी और 9 में से भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।